गैर प्रभुसत्ता संपन्न संसद यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट है इसमें कठोर एवं लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण, कि जो हमारा संविधान है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। लेकिन किसी भी संविधान को कठोर या लचीला हम किस आधार पर कहेंगे? संविधान में संशोधन करने की विधि के आधार पर। यदि संविधान में जो संशोधन करने की विधि है वो साधारण कानून निर्माण की विधि से अलग है और विशेष प्रकार की विधि है और वो विधि कठोर है, माने कठिन है वो विधि, यदि कठिनता से संविधान में संशोधन होता है, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होता है, तो ऐसे संविधान को कहा जाता है कठोर संविधान। दूसरी ओर यदि संविधान में जो संशोधन है वो जिस तरीके से साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी तरीके से ही संशोधन होता है, तो इसे आसान विधि माना जाता है और ऐसे संविधान को कहा जाता है लचीला संविधान। सबसे लचीला संविधान है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में संसद जिस साधारण विधि से कानून बनाती है उसी साधारण विधि से ही संविधान में संशोधन भी कर सकती है। और दूसरी ओर सबसे जो कठोर संविधान है वो है अमेरिका का, जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठिन होने के साथ साथ ऐसी दुरूह है कि 5 से 6 साल एक संशोधन होने में लग जाते हैं। विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, 1787 में लिखा गया और 1789 में लागू किया गया। तो ये जो कठिन संविधान है इसमें मात्र 27 जो संशोधन है वो हुए हैं अब तक इतने सालों में। और दूसरी ओर भारत का जो संविधान है, अब ये कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कैसे है, इसको हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की 2 विधियां दी गई हैं और उनमें अनुच्छेद वर्णित हैं। पहली विधि में जो अनुच्छेद वर्णित हैं संशोधन करने की, उसमें ये कहा गया है कि जो संसद है, संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से और अलग अलग स्पष्ट बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किसी भी संशोधन विधेयक को पारित कर देती है, तभी वो संशोधन आगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। माने संसद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत और फिर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। फिर वो जब राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ भी कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इस प्रक्रिया से, इस विधि से पास हो, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया है कि आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है, माने भेजा तो जाएगा सारे राज्य विधानमंडलों के पास, आधे से एक अधिक माने स्पष्ट बहुमत उसमें राज्यों का भी चाहिए। तो दूसरी विधि जो है उसमें राज्यों का बहुमत नहीं चाहिए, केवल यही तक कि दोनों सदनों ने पास कर दिया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब इन दोनों ही विधियों में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं कि उनमें वर्णन उनमें जो संशोधन है वो कौन सी विधि से होगा। लेकिन अब जो अनुच्छेद इन दोनों विधियों में नहीं आए हैं उनमें जो संशोधन है वो संसद जिस तरीके से साधारण कानून पारित करती है उसी तरीके से ही संशोधन कर सकती है। तो 3 तरह की विधियां होगी ना कुल मिलाकर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें संशोधन करना अत्यंत कठिन है, राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और कुछ हिस्सा संविधान का ऐसा भी है जिसमें संसद साधारण तरीके से जैसे कानून बनाती है, साधारण कानून, उसी तरीके से ही संवैधानिक कानून पारित भी कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें इकहरी संगठित न्याय प्रणाली।
वैसे जो संघात्मक शासन प्रणाली का सैद्धांतिक स्वरूप है उसमें जो न्याय प्रणाली है वो भी केंद्र सरकार के अलग न्यायालय होते हैं और राज्य सरकारों के अलग न्यायालय होते हैं और वो उन्हीं के विषयों से संबंधित अपने निर्णय सुनाते हैं। उन्हीं के जो विषय हैं उनसे संबंधित विवाद ही उनमें ले जाए जा सकते हैं। लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो है, लेकिन न्यायालय संघात्मक रूप से बटे हुए नहीं हैं। इकहरी न्याय प्रणाली है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और उसके अंतर्गत हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी जो न्यायालय हैं वो उसके अंतर्गत उसके निर्देशानुसार उसके निरीक्षण में ही कार्य करते। एक सीढ़ीदार व्यवस्था है कि जो मामले हैं केवल कुछ एक मामले हैं गिनती के जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उनमें एक है मौलिक अधिकार। तो बाकी जितने भी मामले हैं गिनती के कुछ एक मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी विवाद हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। वहाँ जब निर्णय हो जाएगा तो यदि उस निर्णय से कोई एक पक्ष, मुकदमा दो के बीच तो होगा ही ना, कम से कम दो या दो से अधिक के बीच होता है मुकदमा, तो उनमें से कोई एक पक्ष यदि उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ये कह दे कि हाँ इसमें अपील की गुंजाइश है, तभी वो मुकदमा आगे अपील के लिए जाता है। या सुप्रीम कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान लेकर हाई कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे को अपने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे को, कि जैसे एक ही तरह के मुकदमे कई अदालतों में आ रहे हैं, जैसे आधार कार्ड से संबंधित था, तो ऐसे में उनका एक ही जगह निपटारा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद पहल करके भी उनको अपने पास मंगवा सकती है। तो ये सीढ़ीदार व्यवस्था है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। यदि ये केंद्र सरकार के अलग न्यायालय और राज्य सरकारों के अलग न्यायालय होते, बटे हुए होते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामले नहीं मंगवा सकती थी। माने जो हमारे देश में न्याय प्रणाली है वो संघात्मक ना होकर इकहरी है, वो संघात्मक स्वरूप की नहीं है, बल्कि एकात्मक शासन प्रणाली में जिस तरह की न्यायपालिका होती है उस तरह की न्यायपालिका हमारे देश में है। इस सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में, निर्देशन में ही अन्य जितने भी न्यायालय हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। अब इसमें दो शब्द हैं, स्वतंत्र और सर्वोच्च। पहले हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की, कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र किससे है। जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसकी स्वतंत्रता की बात का अभिप्राय होता है कि विधानपालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में ना हो। सरकार के तीन अंग है ना, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका ये तीसरा अंग है। तो विधानपालिका और कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप है वो न्यायपालिका के कार्यों में या न्यायाधीशों के निर्णयों में ना हो, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए जाते हैं कि जैसे जो न्यायाधीश है उनको राजनीतिक आधार पर हटाया नहीं जा सकता। उनके लिए जो रिटायरमेंट की आयु है वो निश्चित होती है। उससे पहले यदि उनको हटाना है तो किसी विशेष प्रक्रिया के माध्यम से और किसी विशेष आरोप के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और वो जो प्रक्रिया है वो क्या है, महाभियोग, जो कि अपने आप में बहुत कठिन है। महाभियोग की प्रक्रिया के बिना किसी भी न्यायाधीश को उसकी रिटायरमेंट की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह से ही उनके लिए व्यवस्था भी की गई है कि जो रिटायरमेंट की आयु है वो जो निश्चित की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं और हाई कोर्ट के 62 वर्ष तक। राजनीतिक आधार पर इनकी नियुक्ति होती नहीं है और राजनीतिक आधार पर हटाया भी नहीं जा सकता। नियुक्ति किस आधार पर होती है न्यायाधीशों की, उनकी कानून की योग्यता के आधार पर। और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कार्यपालिका द्वारा, लेकिन उसमें भी पैनल बनता है, कॉलेजियम जिसको कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश, इनका पैनल बनता है और राष्ट्रपति इनकी सलाह से ही नियुक्ति करता है। यदि इन दोनों की सलाह में अंतर हो, राय में अंतर हो, राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करना चाहता है लेकिन कॉलेजियम नहीं चाहता, तो कॉलेजियम का तर्क माना जाएगा, उसकी राय मानी जाएगी, राष्ट्रपति की नहीं मानी जाएगी। ये तो हुई स्वतंत्र न्यायपालिका।
अब इसमें एक शब्द और है, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च का अर्थ क्या है? सबसे ऊपर। यहाँ सर्वोच्च का अर्थ यह है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें न्यायपालिका को सर्वोच्चता का दर्जा देने के लिए संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है। विधानपालिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना, और यहाँ न्यायपालिका को दिया गया है कार्य संविधान की रक्षा करना। और संविधान की रक्षा कैसे करेगी न्यायपालिका? इस न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के माध्यम से। यदि विधानपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। इसी तरह से कार्यपालिका कोई ऐसा अध्यादेश जारी करती है या कार्यपालिका किसी कानून को इस तरीके से लागू करती है कि वो संविधान के विरुद्ध जाता है, तो ऐसे में न्यायपालिका कार्यपालिका के अध्यादेश को भी या फिर जो जिस तरीके से उसने कानून को लागू किया है उस पर भी सवाल उठाकर स्टे ऑर्डर दे सकती है, उस पर रोक लगा सकती है और ज़रूरत पड़े तो उसको अवैध घोषित भी कर सकती है। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका है उसको विधानपालिका और कार्यपालिका के ऊपर सर्वोच्च शक्ति ये प्रदान की गई है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? संविधान की रक्षा के लिए ये शक्ति दी गई है, क्योंकि संविधान क्या है? वो देश का सर्वोच्च कानून है और उसकी सर्वोच्चता तभी कायम रह सकती है जब उसकी रक्षा के लिए कोई संस्था हो, और वो संस्था सर्वोच्चता की रक्षा तभी कर सकती है जब उसके हाथ में कोई ऐसी शक्ति हो। तो ये जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, इसके माध्यम से न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है।